Sir, we are now in weekend conference, so I welcome you all. This is our group name, Yashasvi Bhava, that simplifies your finances. So, topic selected today was basic terms and their application. So, काफी दिनों से ये चीज थी कि बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम पहले जाने, उसके बाद हम और अच्छे तरीके से जो भी डिस्कशंस होते हैं उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो एक सर सबसे पहला जो हम बार बार सुनते हैं, एबिटा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एबिटा क्या है। सो निकोलस बाउचर है सर, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो सर, एबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब कि सर समझते हैं सर ऐसे कि जो सेल्स फिगर आया क्वार्टर का या पूरे साल का, जो भी रेवेन्यू बोल सकते हैं आप उसको, जो रेवेन्यू फिगर है उसमें से सर कुछ कॉस्ट लगा होगा। जो भी आप सामान सेल कर रहे हैं उसको बनाने में कुछ कॉस्ट रहा होगा। उस कॉस्ट के बाद आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो लगा होगा। मतलब कॉस्ट में वही आएगा, इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होगा, आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस इंक्लूड होगा, रेंट इंक्लूड होगा, और भी बहुत सारी मिसलेनियस चीजें हैं जो इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो जो भी आपका जो रेवेन्यू आया और जो एक्सपेंस आया उसको हमने घटाया, दोनों का जो इक्विवेलेंट जो भी आया ये करने से, उसमें से अभी हमने इंटरेस्ट, टैक्सेस और डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन को आप एक ही चीज समझिए। वो डेप्रिसिएशन वर्ड के लिए यूज हो रखा है वहां पे। किसी चीज को राइट ऑफ करना हो या डेप्रिशिएट करना हो तो उसके लिए है वो डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। तो आप यहाँ पे देखिए कि सामने यहाँ पे नीचे अब लिख के आ रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट शोज हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स बिफोर टेकिंग इनटू नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट, टैक्स एंड नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इसका मतलब है कि दो तरह के सर खर्चे होंगे। एक होगा सर ऑपरेशनल खर्चा, एक होगा नॉन ऑपरेशनल खर्चा। तो रेवेन्यू में से जो ऑपरेशनल खर्चा निकलेगा, ऑपरेशनल खर्चा का मतलब सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशंस, वो आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कि कंपनी का उस पे उस क्वार्टर में, मतलब उसके जो भी क्वार्टर उसका बीता है उसके एग्जीक्यूशन में उसका कुछ से नहीं है उसमें, मतलब वो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, दैट इज नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। ये इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। तो ये हो गया कि जो डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। तो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने अलग रखा है। केवल जब हम रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देंगे, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को छोड़ के, तो जो आएगा उसको बोलेंगे एबिटा। व्हाई इज एबिटा इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस? EBITDA is important because it gives business an idea of how much money they are generating from their operations। मतलब कि सर वो अपने कोर ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट कर रहा है। आप समटाइम्स देखेंगे कि कंपनी का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट रिजल्ट आएगा या एनुअल रिजल्ट आएगा, उसमें देखेंगे कि नीचे जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट का, उसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन वो प्रॉफिट जो दिखेगा वो हो सकता है आपको दिखेगा कि कुछ उन्होंने एक्सेप्शनल गेन हो गया, कुछ बेच के कमा लिया, मतलब कंपनी का कुछ प्लांट ही बेच के कमा लिया है। ठीक है, कहीं पीएलआई से पैसा, जैसे वो पीएलआई आप समझ रहे होंगे, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब किसी अगर सेक्टर को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है तो उसमें कुछ टैक्स छूट देगी। ठीक है, तो टैक्स जो है आपको फिर पीएलआई के थ्रू देगी।
मतलब आप पहले तो उसको पे करेंगे, बाद में आपको वेव ऑफ करेगी कुछ ना कुछ करके, आपको कुछ सपोर्ट देगी इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट मिलता चलेगा। ठीक है, वो टैक्स के अलावा भी होगा, अलग से भी सपोर्ट देगी कि हमने आपको, इतना बड़ा कंपनी है तो हम इतना रुपए का सपोर्ट आपको दे रहे हैं, आप वो आ जाएगा पीएलआई में आ जाएगा। तो इस तरह का गेन जब भी हो रहा है और वो उसको नेट प्रॉफिट में दिखाया जा रहा है, तो वो उसका ऑपरेशनल गेन नहीं है। तो एबिटा जानना इसलिए जरूरी है कि आपको ये कम से कम समझ में आएगा कि जो कंपनी जो भी काम कर रही है, वो कोर काम में सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, एबिटा आपको ये बताए। दिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स हु वांट टू नो हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज। ये हमारे लिए है। इट इज अ स्कोर कार्ड टू नो हाउ मच मनी अ कंपनी इज मेकिंग, वही सेम बात जो मैंने अभी कवर करी। अब एबिटा कैलकुलेट कैसा होता है, मैं पहले भी एक बार आपको बता रखा है मैंने। ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन तो मैंने बता ही रखा है। ठीक है, मैं फिर से कवर करता हूँ। अब जो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही मैंने आपको बताया कि दो तरह के एक्सपेंस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसमें फिर दो चीजें होती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सर, एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल शामिल होगा, और दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट भी शामिल होगा। तो अगर हम रेवेन्यू में से केवल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल दें, ठीक है, मतलब जितना हमने सामान बेचा है, रेवेन्यू किया है, उसमें से हमें खाली उतना ही माइनस करें जितने में हमने सामान अपना रेडी सामान बनाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, अगर हम उसको केवल माइनस करें, तो आएगा ग्रॉस मार्जिन। तब मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, मार्जिन तो वो अलग से परसेंटेज वाइज, परसेंटेज में मार्जिन आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मतलब केवल जो सेल किया, उस सेल में से केवल रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल दिया, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हमने सैलरीज एंड रेंट भी निकाल दिया, तो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज एबिटा। ठीक है, तो कैलकुलेट एबिटा यू नीड टू स्टार्ट विद द कंपनी रेवेन्यू एंड सब्सट्रैक्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वही चीज कह रहा है, देन यू सब्सट्रैक्ट इट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी एंड रेंट, दैट वी विल कम टू एबिटा। अब एबिटा में जैसे ऊपर ही कवर हो रखा है, क्या नहीं है, क्या कंसिडर कंसिडर नहीं किया जाता है, डेट इज डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। ये एबिटा निकालने में कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा रहा हमारा एबिटा, इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम मार्जिन पे आते हैं। ठीक है, तो मार्जिन भी तीन तरह की हैं, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन। तो जो मैंने आपको बताया, ग्रॉस मार्जिन मतलब डायरेक्टली जो जो गुड्स जो है उसके कॉस्ट में जो इन्वॉल्व है। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो सामान आपने बेचा है उसके कॉस्ट में, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था आपने जो लिया था। ठीक है, मतलब आपने सपोज 100 रुपए का सामान बेचा है, लेकिन आपने उस सामान को जो खरीदा है रेडी करने के लिए, आपने 20 रुपए में खरीदा है उसको, और आपने 100 में बेचा है, तो जो 80 रुपए आया, तो 80 रुपया इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एंड 80% इज योर ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, अब उस 20 रुपए के सामान को बेचने के लिए, बनाने के लिए आपने एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं, अपने आपने रेंट दिया है, आपने बिजली बिल पे किया है, आपने बहुत सारी चीजें, अदर चीजें पे की हैं। तो अगर वो भी हम उसमें 20 रुपए में जोड़ दें, तो सपोज अब फिगर आके हो गया 40 रुपए। ठीक है, तो अब आपकी लागत 40 हो गई टोटल, और आपने 100 में बेचा है, तो अब डिफरेंस आया 60 रुपए। तो 60 रुपए इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी 60% इज योर ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने अगर टैक्सेस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ये आपने हटा दिया, तो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। मतलब जैसे हम 40 पे पहुंचे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, अब हमने टैक्स दे दिया 5 रुपए, 5 रुपए डेप्रिशिएट हो गया हमारा एसेट जो है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने इंटरेस्ट, जो आपने कहीं क्या कर्जे वर्जे ले रखे हैं, इंटरेस्ट भी दे दिया, आपने 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, टोटल 20 रुपए फिर खर्च हो गए। तो अब आपका पूरा जो खर्चा आया, ठीक है, शुद्ध मुनाफा जिसको बोलते हैं, वो हो गया 60 रुपए का। आपने 100 में बेचा है, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 40%।
ठीक है, एंड नेट मार्जिन हो गया 40, सॉरी, नेट प्रॉफिट 40 रुपीज एंड नेट मार्जिन इज 40%। तो ये तीन अंतर है, लॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन। ठीक है, यही सेम चीज जो है स्लाइड के दाहिने साइड में एक्सप्लेन की गई है इंग्लिश में। आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है एक टॉपिक है शेयर कैपिटल। एक्चुअल में शेयर बोलते किसको है और ये होता क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो है, ये कंपनी ने जितना, मतलब कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है मार्केट में, क्यों निकालती है, आईपीओ क्यों लेके आती है, ठीक है, क्यों लिस्ट करती है। तो वो पैसे रेस करने के लिए मार्केट से। अब वो पैसे रेस करने के उसके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसको अपना एक्सपेंशन करना है, उसको अपना डेट खत्म करना है, उसको, या जो भी उसमें इन्वेस्टेड है उसको पैसा लेके अपना शेयर छोड़ना है। जो उसके पास हिस्सेदारी है उसको वो छोड़ना चाहता है, उसको लगता है कि उसका काम हो चुका है या उसको पैसे की जरूरत है। तो केवल उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं उसको, वो एफएस से एक वर्ड आता है, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो पहले वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एग्जिट देना है किसी कंपनी को, कि चलिए आप अब चाहें तो अपना इतना जो शेयर है आप लिस्ट कर सकते हैं, आपको जो पैसा मार्केट से मिलेगा आप ले लीजिए, आप जाइए। तो कंपनी जो है पैसा रेस करने के ये बहुत सारे तरीके हैं, वो अपने शेयर को लिस्ट करता है कंपनी। तो मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल डिनोट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी। ठीक है, ये कैसे करते हैं, कलेक्टेड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड रिमेन्स द कंपनी विथ इट लिक्विडेशन, मतलब कंपनी के साथ वो पैसे रहते हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर है। अगर आपने भी किसी कंपनी में अगर 10 रुपए भी लगा रखे हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार हैं। आपका भी मालिकाना हक उस कंपनी में उसी पोर्शन में है। द टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। सपोज अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए रेज कर लिए अपने शेयर को लिस्ट करके, तो उस 1 लाख रुपए को वो छोटे छोटे पार्ट में बांटेगी। 10 रुपए के पार्ट में, 5 रुपए के पार्ट में, 1 रुपए के पार्ट में वो बांटेगी। ठीक है, अब 10 रुपए के पार्ट में अगर बांटती है तो 1 लाख रुपए में कितने शेयर इशू होंगे, 10,000 इक्विटी शेयर होंगे। ठीक है, और जो 10 रुपए में उसने 10 रुपए का जो स्मॉल पार्ट किया है उसको क्या बोलेंगे हम, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर शेयर। तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। अब हमने इतनी चीजें समझ ली। अब चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, तो ये सब चीजें देखने के बाद अब हमें मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कंपनियां देती हैं उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए ये चीज लगाई है। सपोज ये कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनियां कैसे देती हैं रिजल्ट्स। एक तो जो भी क्वार्टर बीता, ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है, दिसंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट है, तो यानी ये 31 दिसंबर 23 के बाद ही आया है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, अपने रिजल्ट को दो तरीके से कंपेयर करती है। एक करती हैं जो बीता हुआ क्वार्टर है उसके साथ, और एक करती हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 30 सितंबर 2023 मतलब उससे पिछले वाला क्वार्टर, और 31 दिसंबर 2022 मतलब कि सेम क्वार्टर पिछले साल। तो ये दो तरीके से कंपेयर करती है कंपनी अपने रिजल्ट। ये फॉर्मेट है जो सेबी के द्वारा दिया गया है, सभी कंपनियों को इसी फॉर्मेट में सबको भेजना है। ठीक है, नहीं तो अगर कंपनियों के ऊपर रहेगा कि जैसे मन वैसे भेजना है, तो जिस क्वार्टर में अगर क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ है तो केवल क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ का लिख के भेज देगी, और क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया और ईयर बाई ईयर ग्रोथ आया है तो ईयर बाई ईयर ग्रोथ लगा के वो भेज देगी। ठीक है, तो एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ही देना है। आप देख रहे हैं सबसे पहले वहां पे ऊपर इनकम का पार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एकदम क्लियर है, दिख रहा है, सबको सामने दिख रहा है। क्वार्टर बाई क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कैसे सामने लिखा हुआ है। अदर इनकम, ये अदर इनकम जो होता है ये इनके कोर ऑपरेशन से ही रिलेटेड इनकम होता है। ठीक है, तो इसको हम इनकम में ही काउंट करेंगे। दोनों को जोड़ दिया, आ गया टोटल इनकम। अब आते हैं एक्सपेंस पार्ट। एक्सपेंस पार्ट में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो भी रॉ मटेरियल का जो है वही, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री कितनी बची थी उस इन्वेंट्री में से कितना माल आगे दे दिया था, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जो चीजें, इसको ऐसे समझते हैं कि जितना खरीदा, ठीक है, और
जितना हमने अभी इन्वेंट्री पहले से पड़ी है हमने, और अभी जो इस क्वार्टर में सामान खरीदा उसकी इन्वेंट्री बना ली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे ना इन्वेंट्री माइनस में है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे इन्वेंट्री प्लस में है। ठीक है। इसका मतलब माइनस इन्वेंट्री का मतलब है कि आपने अगले क्वार्टर के भी, अगले क्वार्टर से, जैसे सितंबर क्वार्टर बीता है और यहाँ इन्वेंट्री माइनस में है, इसका मतलब कि आपने कुछ सामान जो है आपने मे बी दिसंबर में खरीदा होगा, मतलब ये सितंबर क्वार्टर में नहीं, दिसंबर क्वार्टर में खरीदा होगा, लेकिन या उधार लिया होगा आपने और उसको आपने बेच दिया है, एक्चुअल में आपके पास वो आया नहीं, आपने उसके पैसे पे नहीं किए हैं अभी। इस तरह समझ सकते हैं, उतना आप इसमें डीप मत जाइए। आप बस ये समझिए ये दोनों कॉलम रहेंगे ही रहेंगे, स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है। ये आप समझ लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए आप, दोनों जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही है। ये ऐसे समझिए इसको, ज्यादा बैलेंस शीट हम एनालिसिस में जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, उसको हम अलग से कभी समझ लेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री, ये दोनों चीज आएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएंगे। ठीक है। तो अगर हम इस टोटल इनकम में से केवल इसको माइनस करें तो क्या निकल के आएगा, जवाब दे मुझे। अभी जो मैंने समझाया आपको, कौन सा मार्जिन, तीन मार्जिन समझाया मैंने, तो कौन सा क्या निकल के आएगा अभी, अगर हम केवल ऊपर वाले दो कॉलम को, एक्सपेंस के अल्फा एंड ब्रेवो पार्ट को माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें। प्लीज रिप्लाई एंड फास्ट। ठीक है। एनीवन प्लीज। अगर हम ये टोटल इनकम जो हमारा आया हुआ है, इस टोटल इनकम में से नीचे के जो एक्सपेंस कॉलम के अल्फा एंड ब्रेवो, इन दोनों को माइनस करें तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। एंड आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। चलिए ठीक है, बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। अब आगे आया है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है। तो अगर हम इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को माइनस करें तब क्या आएगा, प्लीज टेल एनीवन। एनीवन, बाय राइटिंग और बाय यूजिंग माइक प्लीज। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर एबिटा। थोड़ा सा फर्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एबिटा में है, छोटा सा फर्क है, वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आपके, मतलब फाइनेंशियल जर्नी में कभी वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान के चलिए उसको। तो अगर हम इसको इसको माइनस, एम्प्लॉय कॉस्ट को भी माइनस कर दें, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा आपके पास, एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए बैलेंस शीट में ये सब चीजें नहीं लिखी होंगी, क्योंकि सीधे उसने यहाँ नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास पहुंचे ये लोग। तो हम अगर अल्फा ब्रेवो एंड चार्ली इन तीन को माइनस करते हैं तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ एबिटा आ गया। ठीक है। अब एबिटा में से मैंने अगर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये दो चीजें माइनस कर दी तो क्या निकल के आएगा। टैक्स बिफोर। प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लिखा हुआ है, वही निकल के आएगा। ठीक है। अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो तीन चीजें आती हैं, मतलब जब आप स्क्रीनर खोलेंगे या कोई भी, ये फॉर्मेट दिया हुआ है सेबी का, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, EBITDA भी कहीं लिखा लिखा मिलेगा, बैलेंस शीट में आपको इसी तरह से लिख के मिलेगा। ठीक है। तो अगर टैक्स माइनस नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और अगर हमने टैक्स भी माइनस कर दिया तो टैक्स भी देखिए तीन तरह के हैं, एक करेंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है, और प्रोविजन फॉर अर्लियर ईयर्स है। करेंट टैक्स का मतलब कि हमने इस क्वार्टर में कितना टैक्स दिया, डेफर्ड टैक्स का मतलब कि पिछले क्वार्टर से हमने अगर कोई टैक्स कम दिया है तो इस क्वार्टर में कितना टैक्स बन रहा है, या ज्यादा दिया है तो कितना ज्यादा दे दिया है, तो माइनस प्लस में आता रहेगा। और अगर पहले किसी सालों में अगर हमसे डिमांड कर दिया इनकम टैक्स ने, ठीक है, कि भाई आपका ये लिटिगेशन है, आपने कम टैक्स पे किया है, तो अगर कोई टैक्स बच रहा है तो वही लिख रहा है शॉर्ट एंड एक्सेस प्रोविजन फॉर अर्लियर ईयर्स, वो कर दिया तो ये तीन चीजें हैं अल्फा ब्रेवन चार्ली, मतलब ये टैक्स का ही पार्ट है तीनों के तीन। अगर टैक्स भी माइनस कर दिया तो जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट नेट। इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे शुद्ध मुनाफा। जो आप अगर हिंदी न्यूज चैनल सुनते होंगे तो वहां चीजें आती होंगी, कार्यकारी मुनाफा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट।
तो ये मैंने इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को दो पार्ट में बांटा है ताकि सबको अच्छे से दिख सके, और आगे भी जो है हम आगे चलते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आगे है। ठीक है, अब हम पहुंच चुके थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। प्लीज म्यूट योर माइक इफ समवन हैज लेफ्ट इट्स माइक। ओके, तो नेट हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए थे, उसके बाद के ये कॉलम्स है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद उतना काम हो गया। उसके बाद जो है कुछ कुछ चीजें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिम्यूनरेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, गेन इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन रिम्यूनरेशन डिफाइंड प्लान्स। ठीक है, ये अदर्स टाइप उसको बोल सकते हैं आप, कि कुछ छोटे मोटे चीजें जो हैं एडजस्टमेंट करने के बाद आप चाहें तो उसको पढ़ लें। ठीक है, तो ये उतना इफेक्ट आपको नहीं डालेंगी इसमें। जो मेन कॉलम आप देख लीजिए, इसमें आइटम्स डेट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा में, 8 नंबर का अल्फा, डेट विल नॉट रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस के कॉलम में नहीं डाल पाए वो यहाँ पे लिख के दे रहे हैं सामने। ठीक है, फिर जो अगला जो ब्रेवो में है वो है, तीन चीजें हैं, नेट फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू ओसीआई, इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन नेट फेयर वैल्यू, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर थ्रू ओसीआई। ठीक है, तो ये मिसलेनियस मान के चलिए इसको, ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो निकल के आया वो है 253.53, और बाकी सामने पीछे जो है उसे क्वार्टर्स के मिल के आए। अब आता है फिर से शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे जो इस कंपनी का शेयर है, पर फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपए का फेस वैल्यू है उसका। तो कितना शेयर कैपिटल होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। अगर शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 208.92 करोड़ और 5 रुपए फेस वैल्यू है, तो प्लीज फटाफट आप निकालिए, दिखा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। एनीवन, प्लीज डू इट फास्ट, ये इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं वन है। जीरो फोर जीरो कितना, 1040। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, कितना। टोटल पैसा है 208 करोड़, और 5 रुपए का पर शेयर उसमें है, मतलब 5 रुपए के शेयर में बांटा गया है उसको। तो उस शेयर से पूरे 208 रुपए टोटल जमा हुए हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे। 41 लाख के आसपास। कितना, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ये 1044 लिखा तो गलत है। आंसर है। छोड़ो यार, हटाओ ये, देखो ये 208 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। पता नहीं, ये इतना सिंपल मैथमेटिक्स है। मेरे पास 1000 रुपए है, 104। और उस 1000 रुपए में मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, उसको बोलेंगे मैं फेस फेस वैल्यू बोलूंगा। ठीक है, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू 5 रुपए का है। तो मेरे पास नंबर्स कितने हैं उस फेस वैल्यू के, तो टोटल में डिवाइड करूंगा ना 5 से। अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू होता तो मैं 10 से डिवाइड कर देता। 1 रुपए का फेस वैल्यू होता तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्लियर है सबको। हाँ ठीक है, 41.78। अब 41.78 ये है टोटल शेयर इशूड। ठीक है, और कमाई है, ठीक है, 253.53, डिवाइड कीजिए 41 से, तो ये वैल्यू आएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर, नीचे लिखा है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आएगा 6.11। ये डाइल्यूटेड है 6.1। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि सपोज कोई कंपनी ने अ, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद कुछ शेयर और इशू किए हैं जिसको कि काउंटिंग में नहीं लिए उसने। सपोज मान लीजिए कि ये कुछ 41.78 करोड़ शेयर्स इशू हैं, और इसके बाद इसने कुछ शेयर और इशू कर दिए हैं कुछ पैसे रेज करने के लिए, बट उसने उसने उसको अभी फुल अकाउंटिंग में नहीं ली है। तो यहाँ पे एडजस्ट करके डाइल्यूट करके नीचे दिखाएगा, उसको भी वो ऐड कर लेंगे नीचे। तो किसी किसी में इसमें तो बराबर है, आप किसी किसी में देखेंगे कि नीचे डाइल्यूटेड में कुछ ज्यादा कम नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्वार्टर रिजल्ट्स पूरा समझ में आ गया, ऐसे ही आपको देखना होगा। इसमें कोई कॉलम में कोई डाउट है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स अभी, या फिर माइक में पूछ लीजिए आप।
डाइल्यूटेड, ये फिर से बताऊं? राव डाइल्यूटेड फिर से बताऊं? ओके। जैसा देखा यहाँ पे कि 41.78 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट है दिसंबर 23 का, 23 का। तो अब दिसंबर 23 में उसने अपने शेयर जो है, एक्चुअली जो 41.78 करोड़ शेयर उसने पहले इशू कर रखे थे, ठीक है। इस दौरान जो है उसने कुछ और शेयर भी इशू कर दिए हैं, सपोज 25,000 शेयर उसने और इशू कर दिए, ठीक है। तो उसने अभी उसको अपने फुल अकाउंटिंग में नहीं लिया है, ठीक है। तो जो अर्निंग पर शेयर निकालेगा वो 41.78 में वो 25,000 और जोड़ के तब निकालेगा, तो नीचे डाइल्यूटेड जो शेयर, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड ईपीएस है वो घट जाएगा। सपोज 41.78 से जो आउटस्टैंडिंग शेयर उसने और एक्स्ट्रा इशू कर दिए हैं कुछ पैसे रेज करने के लिए, तो वो 42 हो गए, 42 करोड़ हो गए। तो वहां जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो डाइल्यूटेड जब देखेंगे तो और कम आएगा, क्योंकि ज्यादा शेयर हो गए ना, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो ऊपर जो वैल्यू वो मतलब और घटेगी। अभी क्लियर है? ओके, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? एनीवन? प्लीज रिप्लाई, नहीं तो फिर आप उसमें हाँ लिखें, दो तीन आदमी हाँ लिख देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर वो जो इतना ऐड आसान तो किया है है नहीं यार, आपने जो, मतलब आप। हेलो हाँ सर, हाँ, आपने बताइए। जो ऐड किया है हाँ कुछ हाँ शेयर, तो उससे हमारा कैपिटल तो हाँ। बढ़ जाएगा फिर। तो कैपिटल बढ़ने से जो है इसका कैपिटल वही है ना सर, कैपिटल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल शेयर कैपिटल बढ़ने बढ़ से जाएगा। शेयर इनकम में कैपिटल तो, बढ़ जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर तब जो शेयर शेयर कैपिटल बढ़ कैपिटल जाएगा, बढ़ वही जाएगा वही मैं कह रहा हूँ। फिर- हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, शेयर कैपिटल और बढ़ फेस जाएगा, वैल्यू वही। वही रहने पे। उसको अभी, एग्जैक्ट वही मैं कह रहा हूँ, अभी उसको उसने अगर अकाउंटिंग में, अगर उसको उसने अकाउंटिंग में नहीं लिया है, ठीक है, अकाउंटिंग में नहीं लिया है, तो वहां डाइल्यूटेड में फर्क आएगा। आप उतना ज्यादा मतलब देखिए, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बेसिक डाइल्यूटेड में कुछ पॉइंट पॉइंट का फर्क आएगा, और कोई मतलब नहीं आएगा। शेयर कैपिटल बढ़ेगा, बट वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने अभी अकाउंटिंग में उसको नहीं डाला है, बट फिर भी उसको डाइल्यूटेड निकाल के देना है, वहां पे फॉर्मेट है सेबी का, उसको करना है पूरा। क्लियर? आपके लिए इस बैलेंस शीट में मेन है ईपीएस देखना। आप बेसिक देख लीजिए, डाइल्यूटेड देख लीजिए, चलेगा। इसके अलावा जो आपको देखना है, एबिटा देखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है, ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ये जो मैंने आपको चीजें समझाई वो अब हो गई, थोड़ा सीए लेवल की हो गई, उतना ज्यादा मतलब और इसमें और कॉम्प्रिहेंसिव किसी को अगर चाहिए डिटेल्स तो अलग से मेरे से कनेक्ट करे। मोटा मोटा किसी को इसमें डाउट आया जो भी मैंने अभी तक समझाया आपको, एबिटा, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, ठीक है, फिर ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स जो देखना है वो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, आपको क्या क्या देखना है, पहले आप देखते होंगे तो समझ में नहीं आता होगा क्या लिखा हुआ है, शायद अब थोड़ा आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। वैल्यूएशंस पे आते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स हमने काफी चर्चा कर रखी है, तो पहले प्राइस टू अर्निंग को ही ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्या? स्टॉक वैल्यूएशन मैट्रिक दैट कंपेयर्स अ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ये तो अंग्रेजी हो गई, हिंदी में है कि वैल्यूएशन मतलब कंपनी के शेयर प्राइस को अगर हम ईपीएस से डिवाइड कर दें तो पी निकल जाएगा, यही मतलब है इसका, ठीक है। आगे आपके लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस, सबको पता है, इस पे बहुत टाइम नहीं देंगे हम, आगे चलते हैं। वैल्यूएशन का अगला पार्ट आता है बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है? टोटल एसेट्स, मतलब फैक्ट्री, कैश, मशीनें, ठीक है, ये हो गए टोटल एसेट्स हो गए, इज माइनस टोटल लाइबिलिटीज,
कहीं बिल पे करना है, कुछ डेट रह गया उनके बुक में। तो टोटल अगर एसेट में से हम टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा बुक वैल्यू। मतलब कि अगर एक कंपनी आपने बनाई है और आपको कंपनी का आज का क्या बुक वैल्यू है निकालना है, तो आपके पास जो कैश बैंक में पड़ा हुआ है और जो एसेट आपने बनाया है उस सबको जोड़ दीजिए। उसमें से आप अपने जो बिल नहीं पे किए हैं उसको पे करके, और जो डेट आपने जो ले रखे हैं उसको पे करके, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। तो बुक वैल्यू का यूज कब होता है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इफ कंपनी इज गोइंग फॉर लिक्विडेशन, मतलब कंपनी अगर जा रही है, दिवालिया हो गई है और उसको अब जाना है, तो एनसीएलटी में जाती है। एनसीएलटी चेक कर लीजिए गूगल करके, मैं उस पर नहीं बात करूंगा अभी। एनसीएलटी में जाती है, कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, तो फिर उस समय बुक वैल्यू देखी जाती है कि कितना एग्जैक्टली कंपनी के पास, कम से कम कितना, मतलब लीस्ट कितना उसके पास कुछ है कि नहीं, तो उसको बुक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। आपके स्क्रीनर में भी लिख के आता होगा बुक वैल्यू कितना है उसका, पर शेयर बुक वैल्यू लिख के आता है। प्राइस टू बुक निकालेंगे तो मार्केट प्राइस से उसको डिवाइड कर दीजिए, जो रेशियो आया उसको बोलेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू? तो बुक वैल्यू रिप्रेजेंट अ कंपनीज वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स बुक, जो मैंने बताया, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एंड मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट कंपनीज वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू है जो, बुक वैल्यू कुछ और होगा कंपनी का। मार्केट वैल्यू क्या होगा? जो मार्केट कैप होगा। जो मार्केट कैप है वो उसका मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है? पर शेयर गुना नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में ये फर्क है। ठीक है। मार्केट वैल्यू जनरली बुक वैल्यू से ऊपर ही होता है, क्योंकि बुक वैल्यू पे तभी आप खरीदेंगे, या आप बुक वैल्यू पे तभी बेचने जाएंगे जब आपके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो कम से कम जो है यार वही दे दो। मार्केट वैल्यू में आपका ब्रांड नेम, आपके कस्टमर्स जो आपके साथ एकदम स्टिक रहते हैं, आपसे ही खरीदेंगे, उसका एडवांटेज आपको रहता है। मार्केट वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा होती है। कोई किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का जो रेगुलरली ट्रेड करती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उसका बुक वैल्यू, जो अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसका बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं होता है। अगर आपने किसी का बुक वैल्यू किसी के मार्केट कैप से ऊपर पकड़ लिया, ठीक है, और वो ट्रेड करती है और अच्छी कंपनी है, तो आपके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लगा है। ठीक है। अगला मैट्रिक्स है प्राइस टू सेल्स रेशियो। एक, ठीक है। ये एक कैसे क्वेश्चन निकलता था है? सर। मार्केट कैप। हाँ प्लीज। सर ये मार्केट जो वैल्यू है हमारा, क्या ये जीडीपी से इफेक्टेड होता है? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अभी हम जीडीपी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग मैटर है। अब इस पे अभी जीडीपी की बात ही नहीं आएगी, एक बार भी जीडीपी कहीं मेंशन नहीं हुआ। प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स कैसे निकलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो मार्केट कैप दिखता है ना आपको, आपके स्क्रीन पर बोलते हैं तो ऊपर मार्केट कैप दिखता है, उसको अगर हम साल के टोटल रेवेन्यू से डिवाइड कर देंगे तो आएगा प्राइस टू सेल्स रेशियो। ठीक है। मार्केट कैप से, मार्केट कैप डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर इज कॉल्ड प्राइस टू सेल्स रेशियो। तीन रेशियो हो गए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब ये कब हम यूज करते हैं? इवेल्युएटिंग कंपनीज स्पेशली दोज विद नेगेटिव पीई। अब किसी का अर्निंग ही नहीं आ रहा है तो नेगेटिव में जाएगा ना, पीई तो निकलेगा नहीं, तो उस केस में हम प्राइस टू सेल्स रेशियो को देख के कुछ ना